हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम पेपर सेट 3 के सेक्शन बी का सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के जो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस के डिफरेंस है वो कौन कौन से क्वेश्चन डिफरेंट हैं, तो उन क्वेश्चंस का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर सेट 3 का सेक्शन बी। देखिए, सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन होंगे इसमें। फर्स्ट 21 का क्वेश्चन हम देखते हैं। ए प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट। नेम द हार्मोन एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज द मूवमेंट अचीव्ड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है और इसमें ये लीफ है और ये यहाँ पर कोई सन है। तो सनलाइट की तरफ स्टीम क्या हो चुका है, बेंड हो चुका है। तो आपको ये बताना है कि बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे तो हार्मोन कौन सा होगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर bending of steam towards light। ओके, नेक्स्ट इसी में पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ इज द मूवमेंट अचीव्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखना है। ऑक्सिन हार्मोन synthesized in light region and moves towards shadow region of stem. So at shadow region stem cells bend towards sunlight। ये इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट। लाइट की तरफ ये क्यों बेंड करता है, उसका रीजन है कि ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज इन द लाइट रीजन एंड मूव्स टुवर्ड द शैडो रीजन। सो स्टेम एट शैडो रीजन स्टेम सेल्स बेंड टुवर्ड्स सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में 2 पार्ट है, ए और बी, और ए और बी में भी आपके पास ए में 2 सब पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ए। 22 में आपके क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम से प्रिपेयर्ड किया जाता है, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो आपका ए में फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर आपको लिखना है कि एक्स कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस and its chemical formula is calcium sulfate H2O। कैल्शियम सल्फेट का जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ
पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। इसी ए में सेकंड सब ऑप्शन भी है। इसमें सेकंड ऑप्शन ये है, क्वेश्चन ये है, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो आपको एक टेबल बना लेनी है कि केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस बिटवीन एक तरफ आपको कॉलम बना लेना है बेकिंग सोडा और दूसरा है आपसे बेकिंग पाउडर। इन दोनों में आपको केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बेकिंग सोडा जो है वो किससे बना होता है। बेकिंग सोडा इट कंटेन वन कंपोनेंट इज, उसको क्या कहते हैं, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडा होगा वो एक केमिकल कंपोनेंट से बना होगा और उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बट बेकिंग पाउडर जो है वो कितने कंपोनेंट से बना होता है, इट कंटेन्स 3 कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट रखता है। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है बेकिंग सोडा, सेकंड कॉर्न स्टार्च, थर्ड जो है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ये दो जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है बेकिंग पाउडर। तो ये आपको आंसर लिखना था। इसी के अंदर और अल्टरनेट ऑप्शन भी है। और अल्टरनेट ऑप्शन क्या है वो देखिए। और में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम समझते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो हमें लिखना है। और में आपको पूछा गया है कि बी क्वेश्चन है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन दैट अकर व्हेन। तो नीचे आपको कुछ रिएक्शन दे रखी है, उन रिएक्शन को आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, कि जब ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, उसकी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसको हम क्या करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है भाई, इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। हाइड्रेटेड फॉर्म है वो वेपर फॉर्म में निकल जाएगा, ये सल्फेट फॉर्म प्लस 5H2O ये वेपर फॉर्म के रूप में बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये कैसा कलर है, ब्लू कलर है। और इससे जब हम हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट हमें वाइट कलर का कंपोनेंट प्राप्त होता है। तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड एंड इट बिकेम वाइट कलर कंपोनेंट। तो ये आपको रिएक्शन आपको लिखनी थी। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो कुकिंग के समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, NaHCO3, ये सॉलिड फॉर्म है, इसको हम वही हीट करते हैं। तो हीट करने से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में बनता है प्लस H2O लिक्विड फॉर्म बनती हैं और CO2 जो गैस फॉर्म के अंदर रिलीज होती है, ये हमें बनता है। तो इसका बैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि नेम, क्वेश्चन नंबर
23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि नेम द क्वेश्चन नंबर 23, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन आर फाउंड। तो नेफ्रॉन आर फाउंड इन, nephrons are found in kidney excretory organ। तो नेफ्रॉन किस में मिलेगा? किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आपको मिलेगा। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की आपको स्ट्रक्चर बनानी थी, तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखिए। ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ये एफरेंट, ये एफरेंट वेसल्स और इफरेंट वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एपरेटस, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप की ये डिसेंडिंग आर्म, और इसको हम बोलते हैं असेंडिंग आर्म। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनानी थी, और इसी में पूछा गया है आपकी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो फंक्शंस आपको लिखने थे, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल सबस्टांस इन ब्लड। यूजफुल एंड हार्मफुल सबस्टांस इन ब्लड का क्या करना है? एब्जॉर्प्शन। सेकंड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एंड थर्ड इज यूरिन फॉर्मेशन। ये इसके फंक्शन आपको लिखने थे। नेक्स्ट 24 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सोल्डर एलॉय, विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो फर्स्ट आपको सोल्डर एलॉय का कॉन्स्टिट्यूंट लिखना है। तो आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सोल्डर एलॉय इज टिन।
टिन को हम लिखते हैं लेड, लेड को हम लिखते हैं Pb एंड टिन, टिन को हम लिखते हैं Sn। तो लेड और टिन से मिलकर के बना होता है सोल्डर एलॉय। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज लिया जाता है? तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी ये है कि इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट या टेम्परेचर, सो इट इज suitable for welding of electrical wires। तो लो मेल्टिंग टेम्परेचर की वजह से इसको हम वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और आपको आंसर क्या लिखना था। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है राइट वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कोज फॉर कंसर्न। तो आपसे ये पूछा गया है कि ओजोन लेयर का डैमेज किस कारण से होता है। व्हाट स्टेप्स आर बीन टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो इससे कोजेज ऑफ डैमेज ऑफ ओजोन लेयर की क्या कारण है। 25 का आंसर देखिए, कोजेज ऑफ ओजोन लेयर डैमेज। फर्स्ट क्या रीजन है इसका? जो मेन रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर ACs cause to damage of ozone layer। अब ये इसका मेन रीजन है ओजोन लेयर का। तो ओजोन लेयर जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डैमेज होती है। नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो व्हाट स्टेप्स आर बीन टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। डैमेज को रोकने के लिए क्या स्टेप्स यूज में ली जाती हैं? तो बीइंग लिमिट दिस डैमेज। तो इसकी लिमिट्स देखिए, लिमिट्स क्या होगी? लिमिट्स ये है कि अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रिलीज को रोक लें तो हम डैमेज से ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ वी आर कंट्रोल टू release of chlorofluorocarbons in atmosphere, so we are reduce damage of ozone layer। तो हम अगर किसको कंट्रोल कर दें? कंट्रोल टू रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करने के लिए यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ओजोन लेयर के डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, सेक्शन बी का पेपर सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ए पार्ट जो है वो क्या है? ए नैरो बीम, इसमें दो पार्ट हैं। ए जो है वो क्या कह रहा है? ए नैरो बीम XY ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of emergent beam as observed on the screen PQ. Name the phenomena observed and state its cause. तो आपको एक तो इसकी इमर्जेंट जो बीम है उसका डायग्राम शो करना है
साथ ही आपको नेम द फिनोमिना आपको लिखना है और स्टेट इट कोज, इसके बनने की क्या कारण है वो आपको बतानी है। तो फर्स्ट अपॉन तो आपको पाथ बनाना है इमर्जेंट का। तो ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है ए बी एंड सी, और ये कोई लाइट है, इस लाइट को हम बोल रहे हैं एक्स वाई, और ये एक्स वाई क्या है, वाइट लाइट है। वाइट लाइट जब प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने से ये अपनी डायरेक्शन से चेंज हो जाती है। डायरेक्शन से क्या हो जाती है, ये तो इसकी डायरेक्शन थी, बट इस डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये डिस्पर्स हो जाती है। तो डिस्पर्स जब होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो हमारे सामने एक रेनबो बन जाता है, या जो रेडिएशन है वाइट लाइट की वो कलर के अकॉर्डिंग अपनी रिफ्रैक्टिव अकॉर्डिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, ऐसी कंडीशन में हमें एक बीम मिलता है, और वो बीम क्या है, वो बीम है पी एंड क्यू, जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ये है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे मैक्सिमम जो बैंड होगा, सबसे मैक्सिमम बैंड किसका शो होता है, विबजियोर का, वायोलेट का, वायोलेट। और सबसे लोवेस्ट जो होता है, लोवेस्ट बीम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसका होता है, रेड लाइट का, रेड लाइट। तो इस विबजियोर के अंदर विबजियोर, ये विबजियोर हमारे पास रेडिएशन होती है 7। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, ये हमारे पास लाइट रेडिएशन बनती है। ये इंडिगो। तो ये हमें स्पेक्ट्रम बनाना था। अब इसका फर्स्ट ये पूछा है कि फिनोमिना ऑब्जर्व्ड दैट, नेम द फिनोमिना। तो नेम ऑफ ए फिनोमिना, नेम ऑफ फिनोमिना, फिनोमिना ये बताना है कि जो वाइट लाइट है वो वाइट लाइट प्रिज्म से टकराने के बाद 7 कलर की डिफरेंट लाइट के अंदर डिस्पर्स होती है। तो इसका नेम ऑफ फिनोमिना क्या है, डिस्पर्सन ऑफ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसका डिस्पर्सन होने का कारण क्या है, तो इसका सेकंड हम कोजेज लिखेंगे, कोजेज, कोज। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर लाइट। डिफरेंट कलर लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वायलेट लाइट एंड लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेड। ओके, तो ये आपको इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट इसमें बी पूछा है, इसमें जो बी आपसे पूछा गया है 26 का बी, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पावर ऑफ आई टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फॉर ऑब्जेक्ट डिमिनिश विद एज। ये कह रहे हैं, ये देखा गया है कि उम्र के साथ जो है नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु जो है वो धीरे धीरे दिखना कम हो जाती है। तो इसका फर्स्ट है गिव रीजन फॉर द अबोव स्टेटमेंट। तो फर्स्ट आपका रीजन देना है। तो फर्स्ट आपको ड्यू टू दिस कंडीशन कॉज, दिस
कंडीशन क्रिएट, इसका आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये आपका इसका रीजन है। तो रीजन फॉर अबोव स्टेटमेंट इज प्रेस बायोपिया डिजीज। तो नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा गया है कि नेम द डिफेक्ट, नेम सॉरी इसमें आपको रीजन लिखना है, इसमें डिफेक्ट नहीं लिखना, इसमें आपको रीजन ये लिखना है आपको इसमें रीजन पूछा गया है, तो रीजन इसमें आप लिखेंगे ड्यू टू वीकन ऑफ सीलियरी मसल्स, एंड सेकंड आपको इसमें लिखना है डिमिनिश द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ आई। ये तो इसके रीजन हुए। नेम द डिफेक्ट लाइक द अराइज, तो नेम द डिफेक्ट, सेकंड में आपको डिफेक्ट का क्या नाम लिखना है, डिफेक्ट जो है उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ड्रॉ ए लेबल्ड, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बताया गया है कि ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द विजन। विजन को आप सही करने के लिए, प्रेस बायोपिया में विजन को सही करने के लिए आप किस तरीके का डायग्राम बनाओगे या कौन से लेंस आप यूज करोगे। तो यहाँ पर हमने जो लेंस यूज करना है वो बाईफोकल लेंस, बाईफोकल फोकल लेंस से लेंस जो है वो यूज किया जाता है। तो बाईफोकल लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ सच आई, यूज फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ आई। इसका डायग्राम हमें बनाना है। बाईफोकल में हम टू लेंस यूज लेते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यूज्ड फॉर restoring the far off vision। तो दूर की जो वस्तु है या दूर की जो चीज देखेंगे उसको रिस्टोर करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज मिलेंगे। और जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस वो किसके लिए हम करेंगे, नियर बाई, नियर बाई के लिए यूज करेंगे। तो इसका डायग्राम हमें बनाना है। तो ये हमारा आंख है, ये कॉर्निया है, कॉर्निया में ये हमारा कॉर्निया का कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो बनाते हैं एक लेंस हम यूज में लेंगे, ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इसमें जो रेडिएशन आती है वो ये दूर से वस्तुओं की रेडिएशन आएगी, ये यहाँ से इसके रेटिना पर, ये रेटिना पर इसका रेटिना, रेटिना पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा हमें इसका तो ये क्या है हमारी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेडिएशन जो है ये है रेटिना। तो रेटिना पर ये क्या हमें इमेज मिलेगी। तो इस प्रकार हमें दोनों लेंस यूज में लिए जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये आपको डायग्राम बनाना था। और
ऊपर के जो आंसर थे वो आपको लिखने थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पेपर सेट 3 का जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट होता है। अब हमें ये देखना है कि एक पेपर 2 और मुझे मिला है, सेट नंबर 2। उस सेट नंबर 2 के अंदर आपके बी सेक्शन के अंदर 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे। वो डिफरेंट क्वेश्चन क्या क्या थे? तो इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में अगर किसी के पास पेपर सेट 2 है तो उसमें आप क्वेश्चन सीक्वेंस देखेंगे। क्वेश्चन सीक्वेंस नंबर है 24 में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए नाइफ विच इज यूज टू कट ए फ्रूट वाज इमीडिएटली डिप्ड इनटू वाटर कंटेनिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। If the color of solution is changed to red, what interference can be drawn about the nature of the fruit and why? तो आपको ये पूछा गया है कि कोई चाकू से हम किसी फल को काटते हैं, काटने के तुरंत बाद उस चाकू को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डुबो देते हैं, तो ब्लू लिटमस का जो कलर है वो रेड हो जाता है। इसका क्या कारण है वो हमें बताना है, और फ्रूट की नेचर क्या है। तो 24 का जो आंसर होगा पेपर सेट 2 का सेक्शन बी, इसमें जो आपको आंसर लिखना था, नेचर ऑफ फ्रूट, वो कैसी होगी? एसिडिक। कैसी होगी? एसिडिक। अब एसिडिक की वजह से क्या होता है? वाई का रीजन क्या है? ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फ्रूट, ब्लू लिटमस कलर चेंज इन रेड लिटमस। तो ब्लू कलर जो है वो रेड लिटमस के अंदर बदल जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फ्रूट की एसिडिक नेचर की वजह से बदल जाता है। बस इतना आपको ये आंसर लिखना था और 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये पूछा है, राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इन्वॉल्व response of a person when a dust particle is inhaled through the nose by him। तो आपको ये बताना है कि कोई पर्सन है वो किसी डस्ट पार्टिकल को नाक से अंदर लेता है, तो इनहेलिंग प्रोसेस के क्या इवेंट होंगे। तो इनहेलिंग प्रोसेस के इवेंट क्या होते हैं? तो इसमें आपको लिखना था द सीक्वेंस इवेंट्स दैट इन्वॉल्व in inhaling process is as। तो वो आपको क्या होगा? फर्स्ट नॉस्ट्रिल मीन्स नोज से इनहेलिंग होगा, अंदर आएगा, कहाँ पे जाएगा? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर से ये कहाँ पहुंचता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से ये कहाँ पहुंचेगा? लैरिंग्स में। और लैरिंग्स से कहाँ पहुंचेगा? ये ट्रेकिया। और ट्रेकिया से ये कहाँ पहुंचेगा? एल्वियोलाई। ये आपको इवेंट लिखना था, सीक्वेंस इवेंट। इसके पेज पर आपको 2 नंबर मिल जाते। इसी के साथ आपको सेक्शन पेपर सेट 2 के सेक्शन ए में भी आपको 2 क्वेश्चन चेंज मिले हैं। तो अगर किसी के क्वेश्चन है तो एक बार देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेक्शन ए के अंदर पेपर सेट 2 और सेक्शन ए। पेपर सेट 2 सेक्शन ए का क्वेश्चन सीक्वेंस नंबर है 3 है जो चेंज है। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग टेंसिल्स, विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी कॉपर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम।
तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी नहीं है उसमें ऑप्शन आएगा डी। डी जो है वो नहीं है। बाकी मिलेबिलिटी, मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज सोज बाय द कॉपर, इसलिए कॉपर को कुकिंग मटेरियल के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन चेंज था वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है सिलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। जब कोई वेजिटेबल मैटर्स का डिकम्पोज होता है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सोथर्मिक। सेकेंड ऑप्शन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ये कहा गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज करते हैं तो उस समय क्या होता है, हीट दी जाती है और हीट देते ही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो यहाँ पर हीट यूज आ रही है, हीट एब्जॉर्व हो रही है और हीट जब एब्जॉर्व होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये सेकंड क्या है, एंडोथर्मिक है। और बर्न ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाते हैं तो एनर्जी हीट रिलीज होती है इसलिए एक्सोथर्मिक है। और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इसलिए रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक है। तो आपको इसमें एंडोथर्मिक का ऑप्शन पूछा है तो एंडोथर्मिक का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज बी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट की कंडीशन में डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है तभी ये डिकम्पोज होता है, अदरवाइज डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका जो चेंज क्वेश्चन है वो एसरेशन में है। एक क्वेश्चन जो है वो एसरेशन का क्वेश्चन है। तो एसरेशन में देखिए क्या है, एसरेशन में जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में ये एसरेशन दिया गया है, द एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन यीस्ट हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एज एसिड। तो किसी भी यीस्ट के अंदर जब एनएरोबिक कंडीशन होती है तो वहाँ एसिड नहीं बनता, वहाँ बनता है इथेनॉल। तो एसरेशन इज रॉन्ग। और रीजन क्या कह रहा है, रीजन देखिए, ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये बात सही है, एन एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। तो ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट जो है उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू, यानी डी ऑप्शन इसका होगा। तो 18 में क्या आएगा आपके डी। डी क्या है, ए इज रॉन्ग और बी इज आर इज, बी का मतलब आर इज ट्रू, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन ए और सेक्शन बी, पेपर सेट 2 और पेपर सेट 3, इन दोनों का मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा आपको, उसमें हम सेक्शन सी के साथ आपको मिलेंगे। आज की वीडियो यहीं पर ही फिनिश होती है। थैंक यू एंड गुड बाय।